नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेके है। आप सभी को पता होगा कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और इस बार भारत अग्नि 5 का जो परीक्षण करने जा रहा है वो अग्नि 5 की पहली प्री इंडक्शन ट्रायल होने जा रहा है। यानी कि इसके बाद अग्नि 5 को पूरी तरीके से हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान अग्नि 5 की काफ़ी सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की वैलिडेशन होने वाली है, जो कि रियल वर्ल्ड की सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। और सबसे खास बात ये होने वाली है कि इस बार अग्नि 5 को MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल वॉरेट के साथ टेस्ट किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि एक ही अग्नि 5 मिसाइल में हम हमारे दुश्मन की मल्टीपल लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। ये बात शायद आप सबको पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी भारत की अग्नि 5 की मिसाइल के टेस्ट को लेकर चिंता जताया जा रहा है। और यहाँ तक कि चाइना की तरफ से यूनाइटेड नेशन में इसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना के पास पहले से ही अग्नि 5 की रेंज को मैच करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, तो फिर वो किस वजह से इसके डेवलपमेंट को लेकर चिंता जता रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अग्नि 5 इकलौता ऐसा मिसाइल होने वाला है जो कि भारत को चाइना की मैक्सिमम एरिया में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। और भारत के क्लेम के मुताबिक इसका रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट का मानना है कि अग्नि 5 का जो एक्चुअल रेंज है वो लगभग 8000 किलोमीटर तक होने वाला है। और अगर ये बात सच है तो भारत चाइना के किसी भी लोकेशन पर स्ट्राइक कर सकता है और चाइना के सभी मेजर सिटी इसके रेंज में आ जाएंगे। एक और मेजर कारण ये हो सकता है कि भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल में अभी MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाने वाला है, जिससे चाइना की परेशानी और बढ़ने वाली है। साथ ही अभी चाइनीज सैटेलाइट्स अग्नि 5 के डिप्लॉयमेंट एरिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले पा रहे, जिस वजह से भारत अग्नि 5 को कहां पर डिप्लॉय कर रहा है और जरूरत पड़ने पर कहां से इसको लॉन्च करने वाला है ये भी चाइना को नहीं पता, जिस वजह से चाइना की परेशानी अभी अग्नि 5 को लेके काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी वजह से चाइना अभी अग्नि 5 को लेकर चिंता जता रहा है। अगला अपडेट JF-17 और तेजस को लेके। रिसेंटली अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया और मे भी अर्जेंटीना अभी 12 JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट को खरीदने वाला है। और इस बात को लेके हमारे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर काफी खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका इंडिजिनस फाइटर है जिसको चाइना ने बनाया। समझ रहे हो? अबे साले। और इतनी मुश्किल से पेंट करने के बाद अगर एक्सपोर्ट कस्टमर मिल जाता है तो काफी अच्छा फील होता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। वैसे इसको लेके हमारे प्रीवियस वीडियोज में भी कुछ बिना वीजा वाले कमेंट दिखे थे, जिनका ये कहना था कि JF-17 ने तेजस को हरा दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और अर्जेंटीना के एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल कर लिया है। और इसको लेके हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि क्या भारत अभी अर्जेंटीना को तेजस को एक्सपोर्ट कर रहा था या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत कर रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि तेजस का अर्जेंटीना की फाइटर जेट के डील में शामिल होने का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और भारत चाहकर भी अर्जेंटीना को तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि तेजस में अभी कुछ मेजर पार्ट हैं, जैसे कि इसकी रैडोम सेक्शन हो गया, रीफ्यूलिंग प्रॉब हो गया या फिर इसकी जो इजेक्शन सीट हो गया, ये यूके ओरिजिन से है। और यूके और अर्जेंटीना के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है, जिस वजह से पहले भी ऐसा हो चुका है जहां पर यूके की तरफ से अर्जेंटीना की इसी फाइटर जेट डील को रोका जा चुका है। इससे पहले अर्जेंटीना साउथ कोरिया से FA-50 फाइटर जेट को खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी में जब डील फाइनल होने ही वाला था तब यूके की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया गया था और वो डील बाद में कैंसिल करना पड़ा था। तो अभी अर्जेंटीना को ये बात अच्छी तरीके से पता चल गया था कि वो कोई भी ऐसी फाइटर जेट को खरीद नहीं सकते जिसमें यूके ओरिजिन कोई पार्ट मौजूद होगा, और इस वजह से उनको बाद में परेशानी भी हो सकती है। और इसी वजह से उनके पास ऑप्शन काफी कम हो गए थे। अब इसमें से JF-17 अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि अर्जेंटीना खरीद सकता था, क्योंकि इसके अंदर रशियन ओरिजिन इंजन के साथ चाइनीज ओरिजिन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह कि ये पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर है। बुरा लगता है भाई।
अब जैसे कि इसमें यूके ओरिजिन इक्विपमेंट नहीं थे, तो इस वजह से अर्जेंटीना अब इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि GF-17 में भी यूके ओरिजिन मार्टिन बेकर की सीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना को चाइनीज ओरिजिन इजेक्शन सीट या पाकिस्तानी लैंग्वेज में सीट्स को सप्लाई किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। अब आप सबको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच कुछ साल पहले आर्म ड्रोन को लेकर डील को साइन किया गया था और पाकिस्तान चाइना से उनकी विंग लॉन्ग सीरीज की ड्रोन को खरीदने की कोशिश कर रहा था। अभी बांग्लादेशी बेस कुछ डिफेंस जानकारों की तरफ से बताया जा रहा है कि दरअसल इसी साल की शुरुआत में ही चाइना की तरफ से 3 आर्म ड्रोन को पाकिस्तान को सप्लाई किया गया था और इनको जनवरी 2021 में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल करा दिया गया था। और ये जो ड्रोन पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे, ये एक लार्जर ऑर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसके बाद में पाकिस्तान में बाकी बचे 50 ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया था। अब इसमें भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस होने वाला था, क्योंकि हमारे पास अभी आर्म ड्रोन मौजूद नहीं है। हालांकि अभी हम जल्दी से उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने रुस्तम ड्रोन को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले से इन ड्रोन को ऑपरेट करने लगता है तो इससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एडवांटेजेस मिल सकता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ साथ मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, क्योंकि दरअसल जनवरी 2021 में जिन चाइनीज ओरिजिन आर्म ड्रोन को पाकिस्तान को सप्लाई किया गया था, वो अभी पाकिस्तान के लिए एक मेजर सरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि उनमें से अभी एक भी ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत इनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट को लेकर सामने आ रहा है और चाइनीज ओरिजिन चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की तरफ से सब स्टैंडर्ड की पार्ट को पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है, जिनकी क्वालिटी एक्चुअली चाइनीज है और इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चाइना से बेटर क्वालिटी के इक्विपमेंट और ट्रेंड प्रोफेशनल्स को भी वहां पे भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि ये जो ड्रोन है अभी इनमें मल्टीपल इशू सामने आ रहे हैं। अभी 3 में से 2 ड्रोन में जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जो कि ड्रोन्स को ऑपरेट करने में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और बाकी बचे 1 ड्रोन में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स थे उसमें नाइट्रोजन वगैरह लीक कर रहा है, जिस वजह से ये भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा है, और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो कि काम नहीं कर रहा है। अगला अपडेट भारत और इंडोनेशिया को लेकर। इंडियन नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी एक बायलैटरल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम समुद्र शक्ति होने वाला है और इसको 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच करने का फैसला किया गया है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सिवलिक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कदमत इंडोनेशिया के बीच पर जा चुके हैं, और ये दोनों ही इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है। और अभी ईस्टर्न कमांड की तरफ से बताया गया कि भारत की तरफ से इसमें एक P-8I एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ अगर इंडोनेशिया की नेवी की बात करें तो उनकी तरफ से KRI बुंग तोमो, KRI मलाहातिया और एक CN-235 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होने वाला है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो इसको सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया था, और ये जो एक्सरसाइज अभी किया जाने वाला है उसका 3rd एडिशन होने वाला है। इसमें भारत अपनी आर्कटिक्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ अच्छे रिलेशन को बनाने को और मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज की तरफ से भी क्रॉस डेक विजिट, एयर डिफेंस एक्सरसाइज और नेवल ड्रिल या वेपन फायरिंग एक्सरसाइज को भी करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट क्वाड और ऑकस पैक्ट को लेकर। जब से ऑकस पैक्ट को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि इसका क्वाड के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और इसको लेके अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मत रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका अच्छा असर पड़ने वाला है और कुछ लोगों का कहना है कि इसका क्वाड के ऊपर नेगेटिव असर पड़ने वाला है। लेकिन अभी ऑफिशियली इसको लेके यूएस की तरफ से भारत को आश्वासन दिया गया कि ऑकस का क्वाड के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है और डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसको भारत को ही फायदा होने वाला है। हाल ही में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया गया था, जिस दौरान यूएस की तरफ से इस बात को लेकर भारत को क्लैरिफाई कर दिया गया कि इससे भारत को कोई खतरा नहीं होने वाला है। अब इससे रिलेटेड एक बात और सामने आई थी जिसको लेकर अभी काफी डिबेट किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ऑकस के बाद फ्रांस भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में मदद करने वाला है। इसको लेके मैं पहले भी आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है और कोई भी देश ईगो के चक्कर में आके अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं देने वाला है।
लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि अभी भारत फ्रांस से हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि ये सिस्टम फ्रांस भारत को प्रोवाइड कर सकता है। मेनली भारत अभी अपनी फ्यूचर न्यूक्लियर एसेसन प्रोग्राम के लिए एक पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम को ढूंढ रहा है, जो कि कन्वेंशनल प्रपल्शन सिस्टम के मुकाबले थोड़े कम नॉइजी होते हैं। और पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम कन्वेंशनल प्रपल्शन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा स्पीड को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर एसेसन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए भारत फ्रांस के साथ पहले से ही बातचीत कर रहा है, लेकिन फ्रांस भी इसमें एक कंडीशन रख रहा है कि अगर भारत प्रोजेक्ट 75I के अंदर फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन को सिलेक्ट करता है तो वो भारत को पंप जेट सिस्टम को देने वाले हैं, जिनको आगे चल के भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।